तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला परीक्षक भर्ती 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है मैथ रीजनिंग की T20 सीरीज। यानी कि इस वीडियो में हम 20 प्रश्न आपके सॉल्व कराने वाले हैं, जिसमें से 10 प्रश्न आपके मैथ के होंगे और 10 प्रश्न आपके रीजनिंग के होंगे। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में 20 नंबर से ज़्यादा की मैथ रीजनिंग नहीं आने वाली है। तो क्या लेवल रहेगा, किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, उसको आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और थोड़ा सा पेशेंस बना करके वीडियो को देखिएगा। अच्छे से समझाते हुए आपको चलेंगे, थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन सवाल आपके समझ में आएंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैथ रीजनिंग पढ़ रखी है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो हमारी आ रही है वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। जैसा कि आपको पता है इससे पहले हम ऑलरेडी 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है सक्सेस जंक्शन, इसी चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी है महिला परीक्षा फ्री क्लास के नाम से, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। अभी हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली जो है मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो अभी तक 3 ब्रह्मास्त्र कंप्लीट हो चुके हैं जिसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें, अगर अभी भी आप लोगों की तैयारी नहीं हुई है और आपको पता है आपकी एग्जाम डेट आगे बढ़ गई है, 7 मार्च हो गई है, तो ऐसे लोग जिनकी तैयारी नहीं हुई है अभी भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट और कंप्लीट थ्योरी की 199 वाली पीडीएफ मंगा लीजिए और मेहनत कीजिए। 6 से 7 घंटे अगर पर डे आप पढ़ सकते हैं तो अभी भी इस पीडीएफ की मदद से आप दौड़ में आ सकते हैं, अभी भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपने अभी भी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप मंगा लेना। इसमें कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर इन सबकी आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा कंप्लीट जो हमने टॉप 100 पीडीएफ करा रखी है ना, टॉप 100 प्रश्नों की पीडीएफ, वो टॉप 100 प्रश्नों की पीडीएफ आपको मिलेगी। इसके अलावा जितने भी ब्रह्मास्त्र आने वाले हैं वो सभी ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ भी आपको इसी के अंदर मिलेगी। 199 कंप्लीट पैकेज है जो आपको श्योर सिलेक्शन दिलवाएगा अगर अभी भी आपने तैयारी नहीं की है। इसके अलावा जिन लोगों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी भी वो 130 135 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं टेस्ट में, उन लोगों के लिए उपलब्ध मतलब कि हम लेकर के आए हैं 129 रुपए में कंप्लीट टेस्ट, मतलब कि प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आए हैं। 10-10 प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट के आपको दिए जाएंगे और ये ऐसे प्रैक्टिस सेट हैं, इसमें सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में जो स्कोर है उस स्कोर को 15 से 20 नंबर तक बूस्ट कर सकते हैं। तो जो अभी 130 135 पे अटक रहे हैं वो आगे चल करके 140 या फिर 160 तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो 15 से 20 नंबर अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो 129 रुपए का प्रैक्टिस सेट जरूर मंगवा लीजिएगा। इसके साथ में भी आपको सभी टॉप 100 की पीडीएफ दी जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को केवल थ्योरी चाहिए तो 128 रुपये पेमेंट करके केवल थ्योरी भी मंगा सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी जो नोट्स चाहिए आप लोग मंगवा लीजिएगा। ये स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसी पर आप जो भी पेमेंट करेंगे 199 का पेमेंट कीजिए, 128 का या फिर 129 का जो भी पेमेंट कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, देखिए 7052547003। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग उस स्क्रीनशॉट को सेंड कर देंगे तो तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और जो पुराने स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी 128 वाली पीडीएफ ले चुके हैं, अगर वो प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, अभी 15 से 20 नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो मात्र 49 रुपये पेमेंट करके सभी प्रैक्टिस सेट और सभी टॉप 100 पीडीएफ और सभी ब्रह्मास्त्र ले सकते हैं। ठीक है, बाकी चलिए मैथ की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग से यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए रीजनिंग का आज का पहला प्रश्न आपके सामने है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। इसमें क्या है, 4 आपको जो है शब्द दिए गए हैं, आपको इनमें से ढूंढ करके बताना है कि दूसरे नंबर पर कौन आएगा अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार। जैसे कि ABCD है, ABCD है, तो पहले स्थान पर कौन आएगा, ए वाला आएगा, दूसरे स्थान पर कौन आएगा, बी वाला आएगा। तो बस ऐसे ही इसमें आपको सॉल्व करना है। इसके लिए चारों ऑप्शन को अपन देखेंगे और ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले शुरुआत देखिए, सबके शुरुआत में PER है जो कि सब में कॉमन दिख रहा है, तो पहले हम PER को खत्म कर देंगे, PER को हटाई देंगे। उसके बाद में क्या बचा है उसको अपन लिख लेते हैं। उसके बाद में शुरू के 3 लेटर लिखेंगे, तो पहले ऑप्शन में बचा है सर EMPT, 4 लेटर हमने लिख लिया। दूसरे ऑप्शन बचा है सर CEPT, ये बचा है। तीसरे ऑप्शन में बचा है सर CEPT, तीसरे ऑप्शन में बचा है। चौथे ऑप्शन में बचा है RFT,
OR। अब इसमें से देखिए पहले स्थान और दूसरे स्थान पर कौन आ सकता है। तो देखो पहले स्थान पर कौन आता है, A आता है, दूसरे पर B आता है, तीसरे पर C आता है। यानी कि C कौन से ऑप्शन में है, वही पहले और दूसरे नंबर पे आएगा। तो देखिए पहले नंबर पर या तो ये ऑप्शन आ सकता है या फिर ये ऑप्शन आ सकता है। यानी कि शुरुआत का पहला और लास्ट का अंत का जो लास्ट वाला है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। अब जो पहले और दूसरे नंबर पे आएगा वो तो या तो ऑप्शन बी आएगा या फिर ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने सी हटा देंगे, दोनों में सी कॉमन है, सी हटा दिया, दोनों में ई कॉमन है, ई हटा दिया, दोनों में पी कॉमन है, पी हटा दिया, दोनों में टी कॉमन है, टी हटा दिया। यानी कि यहाँ पर तो टी तक तो सर सेम टू सेम है, तो टी तक हमने यहाँ पर हटा दिया। टी के बाद में जो लेटर बचे हैं उनको लिख लीजिए, तो आई बी एल, उसके बाद में यू ए एल। अब बताइए आई और यू में सबसे पहले कौन आएगा। सबसे पहले आई आता है, तो पहले नंबर पर ये आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो पहले नंबर पे आएगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा। अपन से यही पूछा गया कि दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो दूसरे स्थान पर आएगा। कहाँ पर है, ये आपका सी ऑप्शन में आंसर नंबर सी दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार अगर आप इस तरह के प्रश्न देख रहे होंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। देखिए हमने हर तरह के प्रश्नों को कवर किया है, कठिन लेवल भी कवर किया है, ठीक है, मीडियम लेवल भी कवर किया है और सिंपल लेवल भी कवर किया है। तो तीनों तरह के प्रश्न आपको इस T20 सीरीज में देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप हर तरह से तैयार हो सकें एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले कॉमन वाले जो लेटर होते हैं उनको देखते हैं। तो चारों ऑप्शन में हमको PER कॉमन दिख रहा था, तो हमने PER चारों ऑप्शन से काट दिया, PER खत्म। उसके बाद में हमने शुरू के 3 लेटर जो बचे हैं उनको लिखा, जैसे कि पहले ऑप्शन में शुरू के 3 लेटर हैं EMP, ये शुरू के 3 लेटर हैं। उसके बाद में ऑप्शन बी में क्या क्या बचा है, CEP, ओके। ऑप्शन सी में क्या बचा है, CEP। ऑप्शन डी में क्या है, FOR। अब देखिए पहले स्थान पर कौन आएगा, तो पहले स्थान पर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ही आ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में ही सी के बाद में ही ई और एफ आते हैं। तो ये पहले दूसरे पर ई और एफ तो नहीं आ पाएंगे, पहले दूसरे पर या तो ये आएगा या ये आएगा। तो ये पहला और अंत वाला ऑप्शन काट देंगे, तो ये पहला ऑप्शन कट गया और अंत वाला कट गया, बचे 2। अब इसमें अपन मैच करेंगे, तो CEPT तक तो सर चारों जो है लेटर मिल रहे हैं, CEPT। इसके बाद में कौन सा लेटर है, इसके बाद में है ऑप्शन नंबर बी में आई और ऑप्शन नंबर सी में यू। अब यहां पर देख लो, आई पहले आता है कि यू पहले आता है अंग्रेजी वर्डमाला में। सर अंग्रेजी वर्डमाला में आई पहले आता है, तो पहले स्थान पर ये आ जाएगा, और यू सर उसके बाद में आएगा, तो यू दूसरे स्थान पर आ जाएगा। अब जिस ऑप्शन में यू है वो अपना दूसरे नंबर का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में यू दिया गया है, तो ये अपना दूसरे नंबर का हो जाएगा। तो दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा अंग्रेजी वर्डमाला के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी आएगा। पहला ही क्वेश्चन कठिन आ गया, ठीक है, आधे छोड़ करके भाग जाएंगे, लेकिन जो छोड़ करके भाग गया समझ लीजिए वो सिलेक्शन से भी भाग गया, ठीक है। अंत तक बने रहना, पूरा देखना है आपको। देखिए अब ये सिंपल प्रश्न भी आ गया। देखिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी ये जो बॉक्स बना हुआ है इसकी जगह पर क्या आएगा। अब देखो गौर से आपको इस इमेज को देखो, इस पिक्चर को देखो, इसमें क्या कर रहा है, पहला जो प्लस लगा है ना, इस लास्ट वाले में इस प्लस के अगल बगल 4 बिंदी रख दे रहा है बस। बाकी ये वाला जो है ना इसका कोई काम नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है बीच में, ठीक है। दूसरे में भी देख लो, ये देखो यहाँ पर ये आपका ट्राइंगल वो आयत दिया है, आयत रेक्टेंगल, इसी रेक्टेंगल का यहाँ पर 4 बिंदी लगा दी है बस। तो ये आपको जिस तरह से ये इमेज दी गई है, इसी के भी चारों कोनों पर आपको 4 बिंदी लगा देनी है, वही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। देखो किनारे किनारे 4 बिंदी रख दी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो इमेज बनेगा आंसर अपना, वो इस तरह से बनेगा, ये और 4 बिंदी चारों कोनों पर, बस यही आंसर हो जाएगा। बीच वाला ये जो है, ये जो दिया गया था, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो समझ करके आपको काम करना रहेगा, ठीक है। समझ में आया, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर केवल प्लस का आइकन बना था, आंसर में इन्होंने क्या किया, इनके कोनों पर 4 बिंदी रख दी और ये आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे वाले में देखिए रेक्टेंगल बनाया था, रेक्टेंगल के 4 बिंदी रख दी लास्ट में, यही आंसर हो गया, देखो 4 बिंदी रख दी। तो इसमें भी अपन करेंगे जैसा यहाँ पर दिया गया है, इसके कोने पर 4 बिंदी रख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या दिया गया था, वही पूछा था आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, जो कि 2 नंबर पे दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दे रहा है, अगली संख्या इनमें से क्या आएगी। रीजनिंग में थोड़ा सा अच्छा लेवल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। यही वो क्वेश्चन है जो कंपटीशन क्रिएट करेंगे। और जिन लोगों को मैथ और रीजनिंग की हमने पीडीएफ दे रखी है, चाहे वो 128 हो 199 हो, उसमें ये सारी पीडीएफ दे रखी है। मैथ की हमने ट्रिक की पीडीएफ अलग से दी है, ट्रिक वाली एक पीडीएफ अलग से दी है मैथ वालों को, तो वो लोग आप जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए देखिए
5 के बाद में 25 आ रहा है, 5 के बाद में 25 कैसे आ सकता है? जब 5 में 5 का गुणा करेंगे, ठीक है सर। 25 के बाद 150 आ रहा है, इसमें कैसे आ सकता है? जब 25 में अपन 6 का गुणा करेंगे। उसके बाद में क्या आ रहा है? 150 के बाद में 1350 आ रहा है, 1350 कैसे आ सकता है? जब 150 में 7 का गुणा करेंगे। यानी कि ये लोग ये कर रहे हैं कि इसका गुणा करके जो संख्या आ रही है, उसमें उसके अगले से गुणा कर दे रहे हैं। जैसे कि 5 में 5 का गुणा किया तो 25 आया, इस 25 में फिर हमने क्या किया? 6 का गुणा कर दिया, फिर जो आया, क्या आया? 150 आया, इस 150 में हमने 7 का गुणा कर दिया। यानी फिर उसके बाद में, इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में 1350 आया, इस 1350 में 8 का गुणा कर देंगे। जब 1350 में आप 8 का गुणा करेंगे तो ये आपका 10,800 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर से देख लीजिए, 5 में हमने 5 का गुणा किया तो 25 आया, ठीक है सर। अब ये जो 25 आया ना, इसी 25 में हम 6 का गुणा कर देंगे तो 150 आ जाएगा। अब ये जो 150 आया ना, इसी 150 में हम 7 का गुणा कर देंगे तो 1350 आ जाएगा। अब ये जो 1350 आया है, अब आगे क्या आएगा ये पूछ रहे हैं। तो 1350 में अगली संख्या क्या है? 7 के बाद में, 7 के बाद में 8, तो इसी 8 का गुणा कर देंगे तो अपना 10,800 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है ना, एक के बाद में इसका डाला नहीं है और सीधे यहाँ पर 2 डाल दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबरिंग सही है, ठीक है। इसके बाद में 3 नहीं डाला है, 4 डाल दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए इस श्रृंखला में क्या कह रहा है, श्रृंखला में आपको लुप्त पद ज्ञात करने हैं। और ये जितनी छोटी श्रृंखला होती है ना, उतना आपके लिए समस्या हो जाती है, क्योंकि छोटी श्रृंखला में पता नहीं पड़ पाता कि हो क्या रहा है। अब देखो, ए के बाद में इन्होंने सी देखा है, सी के बाद में एक गैप, फिर एम, फिर यू। अब इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधे नंबरिंग डाल लीजिए इनकी। एक कौन से नंबर पे आता है? एक सर, एक नंबर, मतलब ए जो है वो 1 नंबर पे आता है, तो एक के बाद में क्या आ रहा है? सी 3 नंबर पे आता है, तो 3 रख लिया, बीच में गैप। एम कितने पे आता है? 13 पे आता है। यू कितने पे आता है? 21 पे आता है। अब जरा सा इसमें गैप देखिए, 13 और 21 में कितने का गैप आ रहा है? मतलब 13 में कितना जोड़ें कि 21 आ जाए? तो 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। एक में कितना जोड़ें कि 3 आ जाए? एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी ये तो सर या तो 2, 4, 6, 8 का चल रहा होगा, या फिर 2 के बाद में क्या आएगा? 2 के बाद में मान लीजिए 6, 8, 10 का चल रहा होगा। तो सबसे पहले हम 2, 4, 6, 8 का देख लेते हैं। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 में क्या आएगा? 6 के बाद में क्या आएगा? देखिए, देखो 2 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। देखो देखो यहाँ पे क्या है, एक ये लिख रखा था हमने, ठीक है। 2 जोड़ा तो 3 आया, 2 के बाद में 4 जोड़ेंगे तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा यहाँ पर। और अंग्रेजी वर्डवाला में 7 के स्थान पर क्या आता है? 7 के स्थान पर जी आता है। याद होगा आपको, जी 7, H 8, ऐसे होता है ना नंबरिंग जो होती है। नंबरिंग आपको जरूर याद रख लेना है, वर्णमाला क्रम में कौन से स्थान पर आता है, ABCD, ये आप याद रख लेना, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 का पैटर्न चल रहा था। एक में 2 जोड़ा तो 3 आया, यानी कि सी आ गया। अब 3 में जब 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी कि ये जो खाली स्थान है इसके स्थान पर जी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर से समझा देते हैं, देखिए एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार समझ रहे हो, ठीक है। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर तो खराब है, दिक्कत है, ठीक है। चलिए, एक की जगह पर 1 लिख लिया, फिर हमने 3 लिख लिया, फिर गैप है, फिर 13 है, फिर 21 है। हमने यहाँ पर देखा कि सर 8 ऐड कर रहे हैं तो 21 आ रहा है, एक में सर 2 ऐड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो 2 में हम जब 4 वो क्या कहते हैं 4 ऐड करेंगे, मतलब इस 3 में जब 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पर 7 आएगा। 7 की जगह पर अंग्रेजी वर्डमाला में क्या आता है? 7 की जगह पर सर जी आता है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक में 2 जोड़ा 3 आया, 3 में 4 जोड़ा 7 आया, 7 में 6 जोड़ा 13 आया, 13 में 8 जोड़ा 21 आया। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है अपना ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है ना। ये उन्होंने नंबरिंग थोड़ी गलत कर दी है, नंबरिंग आप जोड़ते चलना। क्वेश्चन आपको पूरे 20 मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, अब ये कुछ जो निष्कर्ष और कथन वाले प्रश्न होते हैं, ये ज़्यादा परेशान करते हैं आपको। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ बतख मुर्गियां हैं, छोटे छोटे बनाएंगे, ठीक है। बतख को बी मान लो, तो ये जो बतख है, कुछ बतख मुर्गियां हैं, मुर्गी को हम एम मान लेते हैं, ठीक है, एम लिख लेते हैं, नहीं तो बड़ा हो जाएगा पूरा, ठीक है। कुछ मुर्गियां अंडे हैं, तो ये जो कुछ मुर्गियां हैं इसको अंडे के यानी ए लिख लो, चलो ए लिख लो यहाँ पर, ठीक है। कुछ मुर्गियां यहाँ पर अंडे हो गए, ठीक है। कुछ अंडे आमलेट हैं। अब ये जो कुछ अंडे हैं ना, इसको ऑमलेट लिख लो, तो ऑमलेट के लिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऑमलेट आ लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ बतख अंडे हैं। अब देखो क्या बतख और अंडे मिल रहे हैं क्या? नहीं सर, ये रही बतख और ये रहे अंडे, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, कहीं पर भी देखो टच होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, कुछ मुर्गियां ऑमलेट हैं। अब क्या ये मुर्गियां इन ऑमलेट से कहीं पर मिल रही हैं क्या? देखो बिल्कुल नहीं मिल रही सर, ये तो यहाँ पर है और ये ऑमलेट अलग है, तो मुर्गियां ऑमलेट से भी नहीं मिल रही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। अब चलिए अपन देखते हैं आंसर क्या है।
अगर दोनों निष्कर्ष सही हैं तो आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है, केवल एक सही है तो बी लगाना है, केवल दो सही है तो तीन लगाना है, और कोई सही नहीं है तो आपको डी लगाना है। और इसमें हमने देख लिया कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? फिर से समझा दे क्या? देखिए ये वाले प्रश्न थोड़े से परेशान करते हैं। ठीक है, जहाँ पर स्किप करने लायक होगा वहाँ पर हम स्किप भी करेंगे, आप परेशान मत होना। देखो, कुछ बतख मुर्गियाँ हैं, बतख को बी माना। ठीक है, कुछ बतख मुर्गियाँ हैं, मुर्गी को हमने एम मान लिया, थोड़ा सा यहाँ पर टच कर रहा है तो थोड़ा सा हमने टच कर दिया। कुछ मुर्गियाँ अंडे हैं, अब ये जो कुछ मुर्गियाँ हैं ना, ये कुछ मुर्गियाँ अंडे हैं, तो इतनी मुर्गियाँ हमने अंडों में ऐड कर ली, तो अंडे लिख लिया। लो भैया, कुछ अंडे ऑमलेट हैं और कुछ अंडे जो हैं वो ऑमलेट हैं, तो हमने ऑमलेट लिख लिया। ठीक है, अब आ गए हम निष्कर्ष पर। कुछ बतख अंडे हैं, क्या बतख कहीं पर भी अंडे से टच हो रही? क्या नहीं सर, कहीं पर भी टच नहीं हो रही, तो पहला ऑप्शन गलत। कुछ मुर्गियां ऑमलेट हैं, क्या ये मुर्गियां कहीं पर भी ऑमलेट से टच हो रही? क्या नहीं हो रही, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। यानी कि आपके दोनों दोनों जो निष्कर्ष हैं वो दोनों निष्कर्ष गलत हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, फिर से हम आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन पर ध्यान मत देना। देखो, किसी विशिष्ट भाषा में ज्ञान को 14917 लिखा जाता है। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग आ गया। रेसर को ये लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में फ्रॉस्ट को कैसे लिखेंगे? अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी। अगली बार से क्या करेंगे, मैथ को पहले ले आया करेंगे। थोड़ा रीजनिंग ना टाइम भी खाती है और तुम्हारा दिमाग भी गर्म कर देती है। ठीक है, और गर्म होना जरूरी भी है। ठीक है, तभी तो मैथ को आसानी से कर लोगे। चलो इसमें आप लिख के देख लेते हैं। गेन, गेन में हो क्या रहा है? अगर हम गेन को लिखेंगे GAIN, हमने आपसे कह रखा है आपको अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर और उसकी क्रम संख्या याद होनी चाहिए। जी कौन से स्थान पर आता है? सर जी 7 नंबर पे आता है, ए पहले नंबर पे आता है, आई 9 पर आता है, और जो एन है वो 14 नंबर पे आता है। ठीक है, अब ये लेटर जरा देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें सर खाली पलट दिया है। इस 14 को आगे लिख दिया है और इस 7 को पीछे लिख दिया है, इस 9 को यहाँ पर लिख दिया है, 1 को यहाँ पर लिख दिया है, यानी कि अल्टी पल्टी कर दी है। ठीक है, यानी पहले वाले को लास्ट में लिख लिया है, लास्ट वाले को पहले पे लिख लिया है, तो अपन भी यही करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन देखने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, सीधे आंसर पर चलते हैं। अब अपन आंसर भी ऐसे ही बनाएंगे। आंसर में क्या रखा है? FROST। टी फॉर क्या होता है? टी फॉर 20 होता है। ठीक है, तो ये 20 नंबर शुरुआत में आएगा सर, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वो अल्टी पल्टी करेंगे तो 20 को यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो 20 से कौन कौन सा शुरू हो रहा है? सर 20 से तो 3 शुरू हो रहे हैं, केवल एक हट रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी ही हट रहा है, बाकी तो 3 शुरू हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाले से देख लेते हैं। एफ कौन से स्थान पर आता है? सर एफ आता है 6 नंबर पे, यानी कि ऐसा ऑप्शन जिसके आंसर में अंत में 6 दिया गया होगा वही अपना आंसर होगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसके अंत में 6 दिया गया है, और वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? फिर से बता दें, इसमें क्या कर रहे थे कि इसकी जो लेटर थी उस लेटर कोडिंग कर रहे थे। जैसे कि जी आता है 7 नंबर पे, तो इस जी का लेटर हमने लास्ट में लिख दिया था। एन आता है 14 नंबर पे, तो 14 को हमने शुरू में लिख दिया था। ऐसे अपन आंसर में भी कर लेंगे। फ्रॉस्ट का हमसे पूछा है, टी आता है 20 नंबर पे, तो टी को हम उठा करके यहाँ लिख देंगे। एफ आता है 6 नंबर पे, एफ को उठा करके यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि लास्ट में जिसमें भी 6 आएगा वही हमारा आंसर होगा। और ऐसा एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, तो ए नहीं अपना आंसर हो जाएगा। आ गया? आगे बढ़ते हैं। लेटर कोडिंग की बात थी यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर आ गया। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, परेशान हो जाते हैं वो लोग भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान आप मत होइए, क्योंकि हम तो बैठे हैं ना, हम तो आपको समझाने के लिए ही हैं। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है, अब इसको देख लीजिए। ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग महत्वपूर्ण है। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में 24,685 को 33,776 के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में 35,791 को कैसे लिखेंगे? तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया है कि 2 4 6 8 5 को ये लिख रहे हैं 3 3 7 7 6, यानी कि देखो 2 में 1 जोड़ रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो 4 में से 1 घटा दे रहे हैं 3 आ जा रहा है। फिर 6 में 1 जोड़ रहे हैं 7 आ रहा है, 8 में से 1 घटा दे रहे हैं 7 आ जा रहा है। 5 में 1 जोड़ रहे हैं 6 आ रहा है, यानी कि +1 और -1 का सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। तो अपन भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, +1 -1 करके देखेंगे। 3 5 7 9 1, इसमें +-1 करके देख लेते हैं। 3 में 1 जोड़ो 4 आ जाएगा, 5 में से 1 घटा दो 4 आ जाएगा, 7 में 1 जोड़ो 8 आ जाएगा, 9 में से 1 घटा दो, 9 में से घटाओ कितना आएगा? 8 आ जाएगा।
एक में एक जोड़ दो तो 2 आएगा। ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 2 हो, शुरुआत में 4 हो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या कौन सा ऐसा ऑप्शन है। ऐसा एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है 44,882। और आप इसको एक बार में भी आंसर निकाल सकते थे, केवल लास्ट वाला ही पता कर लेते अगर तो भी आंसर आ जाता कि हमको लास्ट में 1 जोड़ना रहेगा। तो एक में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, जिस ऑप्शन के लास्ट में 2 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। +1 -1 चल रहा था। देखो कैलेंडर का प्रश्न आ गया। कैलेंडर का प्रश्न बहुत सिंपल आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, ज़्यादा कठिन वाला नहीं आएगा अगर आएगा तो। देखिए यदि किसी वर्ष में 1 जनवरी को रविवार है, ये कह रहे हैं कि देखो भैया ऐसा है कि 1 जनवरी को रविवार है, ठीक है। अब वर्ष का नाम इन्होंने नहीं दिया है। अब ये कह रहे हैं कि बताइए 2 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना रहेगा, इनके बीच के दिनों की संख्या काउंट कर लेंगे। तो 1 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक जब आप काउंट करेंगे दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या निकल करके आएगी 32, ठीक है। अब जो 32 संख्या निकल कर आई है, बस इसी में आपको 7 का भाग दे देना है। 7 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 7 चौक 28। शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 4। और ये जो शेषफल बचता है इसी को हम रविवार में ऐड कर देंगे। तो रविवार में अगर 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, गुरुवार आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आई समझ में, फिर से समझा देते हैं। 1 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में दिनों की कुल संख्या 32 होगी। 32 में 7 का डिवाइड देंगे तो 4 बार जाएगा और 4 शेषफल बचेगा। जो शेषफल बचता है उसी को हम ऐड कर देते हैं, जो पहले हमको दिन दे रखा है। तो रविवार में जब 4 को ऐड करेंगे तो गुरुवार निकल करके आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन भी करके बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ से सिंपल प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार दूसरा पद चौथे से संबंधित होगा। अब कौन सा ऑप्शन होगा। पुस्तक जिस प्रकार पन्ने से संबंधित है उसी प्रकार माचिस किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन देखिए आपको समझ में आ जाएगा। माचिस किससे संबंधित होगा, डिब्बी से, तीली से, फास्फोरस से या फिर चिराग से। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तीली से। कैसे, देखिए जैसे पुस्तक होती है, पुस्तक में पन्ने 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 लगे रहते हैं, ठीक है ना। उसी तरह जो माचिस का डब्बा होता है इसमें तीली 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 भरी रहती हैं। तो समानार्थी आपको देखना था कि समान कौन सा है। तो जिस तरह पुस्तक में पन्ने होते हैं उसी तरह माचिस में तीली होती है। आगे समझ में, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो कि आखिरी रहेगा। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अलग है यही आपको बताना है। तिरंगा, मोर, गंगा डॉल्फिन, महासीर। अब बताइए कौन सा इसमें से अलग हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, महासीर। क्यों, महासीर जो है वो मध्य प्रदेश की राज्य की मछली है, ठीक है। बाकी के जो ऊपर के 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक दिए गए हैं। जैसे तिरंगा भारत का राष्ट्रीय झंडा है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय मछली है। तो ऊपर के जो 3 दिए गए हैं वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक दिए हैं, और जो चौथा ऑप्शन है वो मध्य प्रदेश का राज्य की प्रतीक दिया है। तो महासीर क्या होती है, मध्य प्रदेश की मछली होती है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है सबको पता है। अब बताइए, यही आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, महासीर का साइंटिफिक नेम क्या होता है। ये आपसे जनरल नॉलेज में पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बेशक आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताना कि ये वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही हो तो हम इस T20 सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अपना ब्रह्मास्त्र कल आने वाला नंबर 4, उसके बाद में टॉप 100 आएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं मैथ की सुपर मॉक। यहाँ से आपका मैथ शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें वही झेल पाएंगे जिन लोगों को थोड़ा बहुत मैथ में इंटरेस्ट होगा और आपका रीजनिंग में इंटरेस्ट होगा, नहीं तो आधे तो निकल गए होंगे छोड़ करके, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया। यही वो नंबर है जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग हर कोई सॉल्व नहीं करेगा। ज़्यादातर लोग तुक्का मार के आएंगे, ठीक है, ऐसे प्रश्नों पर। और हम आपको ट्रिक बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए अब देखो, विभाज्यता वाले 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, विभाज्यता वाले कि इससे विभाज्य है कि नहीं है, 2 से विभाज्य है कि नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न पूछ रहा है 9 से विभाज्य होने वाली संख्या बताइए। 9 से विभाज्यता का रूल आपको पता है। 9 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसका जोड़, पूरी संख्या का जोड़ 9 से अगर कट रहा होगा तो ही वो संख्या 9 से कटेगी। यही रूल 3 का होता है। पूरी संख्या का जोड़ अगर 3 से कट रहा हो तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। अब चलिए देख लेते हैं कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से कट रही है। अब देखो, पूरा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो 9 से 9 तो कटेगा ही, तो 9 से 1 9 हटा दो। जहाँ जहाँ 9 आ रहा उस 9 को हटा देंगे। ये 9 हट गया। 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हट जाएगा। अब बचा 7। क्या ये 7 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हट गया। चलो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 4 और 3 को जोड़ो 7, 7 में 2 जोड़ोगे 9, तो ये 342 हट गया। 8 और 5 जोड़ करके 13 बनेगा। क्या 13 9 से कटता है? नहीं कटता, तो ये हट गया, हटाओ। ऑप्शन सी देखो,
9 हटा दो पहले, ठीक है। उसके बाद में 8 और 1 जुड़ करके 9 बन जाएगा, इसको हटा दो। 7 और 5 दोनों जुड़ करके 12 बनेंगे। 12 9 से कटता है क्या? नहीं कटता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका हट गया। बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी यही आपका आंसर होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। 4 और 5 मिल करके 9 हो जाएंगे, तो ये 9 से कट जाएगा, हट जाएंगे। 9 अकेले ही 9 से कट जाएगा, 9 हट जाएगा। 6 और 3 जोड़ोगे, ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से 9 से कटेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप पूरा जोड़ते, फिर जोड़ करके 9 से भाग देते तो टाइम लग जाता। तो अगर आपको 9 से चेक करना है, 3 से चेक करना है, तो इसका नियम है कि संख्याओं का जोड़ अगर 9 और 3 से कटता है तो वो संख्याएं भी 9 और 3 से कटेंगी। तो हम पहले 9 9 को हटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 9 मिल रहा था, हटाया, 9 मिल रहा था, हटाया, 8 और 1 जुड़ करके 9 बन रहा था, इसको हटा दिया, 7 बचा जो कि 9 से नहीं कटता। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में 4 और 3 मिल करके 7, 7 और 2 जोड़ेंगे 9 बनेगा, तो ये 342 पूरा हट जाएगा। 8 5 13 को जोड़िए, 13 को जोड़ेंगे, 13 में अगर 9 का भाग देंगे तो 9 से नहीं कटेगा, तो ये हट जाएगा। 8 8 और 1 मिलकर के 9 बनेगा, 9 अकेले 9 बनेगा, तो ये पूरा कट गया। 7 और 5 बच्चा, इसको जोड़ा हमने 12, 12 9 से नहीं कटता, तो ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अगर दिमाग गर्म हो गया थोड़ी देर बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये तो कोई लाइव तो है नहीं कि अभी चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। ये सिंपल प्रश्न है, सिंपल प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसा नहीं सारे कठिन दे देंगे। 1368 की धनराशि 24 लोगों के बीच बराबर बराबर विभाजित की जाती है, बताइए प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धनराशि मिलेगी। तो आप सबको पता है, ऐसी अगर क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको एक एक व्यक्ति का निकालना हो तो बस जो संख्या दी गई उसमें उस व्यक्तियों का डिवाइड दे देते हैं। तो 1368 दी गई है, 24 से जब हम इसको भाग देंगे तो आंसर निकल करके आएगा 57, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 57 रुपये, ठीक है। कुछ खास इसमें समझाने का है नहीं। 13 नंबर पर चलते हैं। देखो 13 नंबर का प्रश्न है, 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीना में साधारण ब्याज 252 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोग समझना, क्योंकि ये प्रश्न थोड़े से मीडियम लेवल के हैं, ना तो ज़्यादा सरल हैं ना ज़्यादा कठिन है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है? 1600 रुपये है। देखिए सूत्र वही लगेगा, कौन सा? SI बराबर PRT/100, यही सूत्र लगेगा। SI दे रखा है हमको 252 रुपये, हाँ सर दे रखा है। प्रिंसिपल क्या है? 1600 रुपये, हाँ सर 1600 रुपये दे रखा है। उसके बाद में रेट हमको पता नहीं है, हाँ सर नहीं पता है। टाइम हमको पता है 2 वर्ष 3 महीना। 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 24 महीने होते हैं। 3 महीने और जोड़ दो, 24 और 3 27 महीने। 27 महीने जब अगर लिखोगे तो इसमें 12 का डिवाइड भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि महीने में आप लिख रहे हो, ठीक है। तो 12 का डिवाइड दे दिया और नीचे 100 और रहेगा। बस अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? 0 से 0, 0 से 0 गया, ठीक है सर। 12 बचा, 4 से काटो, 4 तियाई 12, 4 चौके 16, ठीक है, 4 बार कट गया। 4 से इसको काटो, इसको काटोगे तो ये जाएगा आपका कितनी बार? 4 छंगे 24, 4 तियाई 12, 63 बार, ठीक है। और 27 बचा है, इसको 3 से काटोगे तो 9 बार जाएगा, और 9 से जब 63 को काटोगे तो ये आपका 7 निकल करके आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? फिर से समझा दें, देख लीजिए। SI दिया है 252 रुपये, हाँ सर। प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, पता है प्रिंसिपल 1600 रुपये है, ठीक है। 1 मिनट, 252 प्रिंसिपल है 1600, रेट हमको पता नहीं है, ठीक है। और टाइम हमको पता है कितना? 27/12, क्योंकि महीने में दिया गया है। उसके बाद में 100 का डिवाइड यहाँ पर दिया, 0 से 0 काटा, 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 4 बार। उसके बाद 3 से इसको काटा 9 बार गया, 4 से इसको काटा 63 बार गया, 9 से इसको काटा 7 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न 14 नंबर, बाकी यहाँ पर सॉल्व करके भी बता दिया है। 14 नंबर देखिए। अब इसकी PDF नहीं दी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसकी PDF लेकर करोगे क्या बताइए। अब मैथ की कोई PDF मत मांगने लगा, मैथ रीजनिंग की PDF दे दो, T20 की PDF दे दो, यही प्रश्न सेम टू सेम थोड़ी आ जाएगा। हाँ प्रश्न ऐसे ही आएंगे, लेकिन ये नंबर चेंज रहेंगे। अब ऐसा थोड़ी कहा याद करके चले जाओ तो यही छप जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला देखिए, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, दिमाग लगा करके समझना, परेशान नहीं होना है। हालांकि इसकी ट्रिक आपको बता रखी है हमने पहले भी। देखो, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, बताइए ब्याज प्रतिवर्ष, अगर ब्याज जो है वो प्रतिवर्ष संयोजित होता है तो वह धनराशि क्या है। यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछा, SI CI का अंतर दे रखा है, सूत्र हमने आपको बताया था, ट्रिक बताया था, ट्रिक वाली PDF में भी दे रखा है। क्या ट्रिक है? SI माइनस CI बराबर PR² / 100², ठीक है। अगर 2 वर्षों की बात की गई हो तो यही सूत्र होगा, PR² / 100²। सूत्र देख लिया, ट्रिक देख ली। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं। SI माइनस CI कितना दे रखा है? 1 रुपये दे रखा है, ठीक है। P हमसे पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। R दे रखा है, रेट कितनी है, दर कितनी है? 4% है। 4 का स्क्वायर करना है, कितना आएगा?
4 इंटू 4 कर लो, ठीक है। नीचे 100 का स्क्वायर रहेगा, 100 यानी एक बार 100 और एक बार 100, बस अब कर लो सॉल्व। 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, फिर 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे, 25 इंटू 25 कितना होता है 625। उस 625 का 1 से गुणा करेंगे तो 625 ही आएगा, यानी कि अपना जो प्रिंसिपल है वो 625 रुपये निकल करके आ जाएगा। ये तो समझाने की जरूरत है नहीं, पहले भी बता चुके हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न नंबर 15 सॉल्व भी यहाँ पर कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। 15 नंबर देखिए, 25 रुपये की धनराशि, हाँ इसको समझना, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, ठीक है। तो इसकी भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। अगर आप नॉर्मल विधि से करोगे तो ये बहुत लंबा पड़ेगा और आप कर नहीं पाओगे, लेकिन आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। उस शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखने में खतरनाक है, लेकिन जब ट्रिक लगाओगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्या कह रहा है, 25,000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष 10% है, दूसरे वर्ष 20% है और तीसरे वर्ष 40% है। ये क्या कर दिया सर, तीनों वर्ष की अलग अलग रेट दे दी। अब तो सर हम नहीं कर पाएंगे, छोड़ो आगे बढ़ो। नहीं, जो छोड़ करके आगे निकल गया, इसको छोड़ दिया तो समझ लीजिए अपना +1 नंबर माइनस कर गया, ठीक है ना। और यही एक एक नंबर आपको सिलेक्शन में आगे बढ़ाते हैं, आपको सिलेक्शन में पीछे करते हैं। ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। 3 वर्षों की बात की गई है। सबसे पहले 10% का हम भिन्नात्मक मान निकालेंगे, तो 10 में 100 का भाग दो, कितना निकल करके आएगा 1/10 निकल करके आएगा। बताई थी पहले भी, ये ट्रिक बता रखी है, ठीक है। उसके बाद में 20 को अगर हम भिन्नात्मक मान में कन्वर्ट करेंगे तो 20 का मान कितना होता है, 20% का मान 1/5 होता है। कैसे करते हैं, 20 में 100 का भाग दे दोगे तो 1/5 निकल करके आ जाएगा। ये 10 का मान हो गया, ये 20 का मान हो गया। 40 का निकालना है तो क्या करेंगे, 40 में 100 का डिवाइड देंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यानी कि 2/5 आ जाएगा। तीनों का भिन्नात्मक मान निकाल लिया हमने, ठीक है, तीनों का निकल करके आ गया। अब बस यही आपने अगर निकाल लिया तो आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया देखिए, अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा जगह ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा है, तो पहली बार में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट जिसे हम मिश्रधन कहते हैं, ठीक है। देखो पहले में क्या था 1/10, तो 10 प्रिंसिपल रहेगा, 10 में 1 जोड़ोगे अमाउंट बन जाएगा, तो 10 में 1 जोड़ा 11 आ गया। दूसरा क्या था 20, 20 का मान क्या होता है 1/5, 5 प्रिंसिपल रहेगा, 5 में 1 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तीसरा क्या था 40% यानी कि 2/5, ठीक है, 2/5, तो 5 प्रिंसिपल रहेगा, 5 में 2 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, जो कि अमाउंट हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 पंचे 50, 50 पंचे 250, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो 5 पंचे 25, 25 में 10 का गुणा करेंगे 250 आएगा। यहाँ पर गुणा करिए 11 छंगे 66, 66 में जब 7 का गुणा करेंगे तो ये 462 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमसे क्या पूछा है कि फाइनली वो राशि कितनी हो जाएगी। हमारे हिसाब से जो निकाल रहे हैं तो मूलधन हमारा 250 रुपये आ रहा है, लेकिन इन लोगों ने मूलधन 2,500 मतलब 25,000 रुपये दे रखा है, यानी कि इन्होंने 250 की वैल्यू, 250 की वैल्यू इन लोगों ने 25,000 रुपये दे रखी है, ठीक है। तो अपन एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 250 को इसके नीचे ले जा करके भाग दे देते हैं। तो जब 250 का भाग 25,000 में दोगे तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 25 से 25 कटेगा, यानी एक की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी निकल करके आ रही है, 100 निकल करके आ रही है। एक की वैल्यू हमारी 100 निकल करके आ गई, तो बस यही अपना आंसर आ गया। आपसे पूछा कि वो धनराशि कितनी हो जाएगी, तो देखो एक की वैल्यू अगर 100 है तो 462 की वैल्यू कितनी होगी, बस 462 में आप 100 का गुणा कर दीजिए, यानी कि ये आपकी निकल करके आ जाएगी 46,200 रुपये, ठीक है। समझ में आया, थोड़ा कठिन सवाल था। ऐसे प्रश्नों को छोड़ करके नहीं भागना है, क्योंकि यही वो प्रश्न है जो नंबर दिलाएंगे। यही फ़ायदा है आपका सक्सेस जंक्शन के साथ में रहने का। सारी बात बता दी आपको। मिश्रधन आपसे पूछा था कि फाइनली वो राशि कितनी हो जाएगी। मिश्रधन हमारा निकल करके आ रहा था 462, और हमने एक की वैल्यू निकाली थी 100 रुपये, तो 462 की वैल्यू इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, 46,200 रुपये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उसी हिसाब से अगली वीडियो मैथ रीजनिंग की आएगी। अगर आपका ऐसे हल्का फुल्का रिस्पांस रहा तो भाई अगली वीडियो मैथ रीजनिंग की नहीं आएगी, सामान्य ज्ञान में ही कवर कर लेना। बाकी क्योंकि हम ब्रह्मास्त्र में मैथ रीजनिंग कराते ही कराते हैं, सॉल्यूशन के लिए आपको वापस से ये वीडियो देखना रहेगा। चलिए 16 नंबर देखिए, मिक्सचर और एलिगेशन का प्रश्न है। थोड़ा सा कठिन देखने में लग रहा है, लेकिन है बहुत सरल प्रश्न, ठीक है। तो आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे मैथ रीजनिंग के, देखने में कठिन, सॉल्व करोगे तो सरल। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्प्रिट और पानी के 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो जाए। ध्यान रखना, हमेशा बात यहाँ पर मिश्रण की जा रही है, तो मिश्रण में ही मिलाएंगे। कैसे, देखो 20 लीटर है, 20 लीटर का पहले 10% निकालो। अगर 20 लीटर का 10% आप निकालोगे तो कितना निकल कर के आएगा, 2 लीटर आएगा। यानी कि ये जो मिश्रण है ना 20 लीटर का, इसमें 2 लीटर पानी है, बाकी पूरा का पूरा क्या है, बाकी पूरा का पूरा स्पिरिट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि वाटर अपॉन मिश्रण, ठीक है। लिखो वाटर
अपॉन मिक्सचर। क्यों? क्योंकि मिश्रण पर ही बात किया गया है कि पूरे मिश्रण में स्प्लिट की कहीं कोई बात नहीं की गई है, मिश्रण में ही आपको निकालना है। तो वाटर अपॉन मिश्रण अपन को निकालना रहेगा। चलिए, ये कह रहा है अपन ने क्या निकाला, 2 लीटर वाटर है, ठीक है, 2 लीटर पानी है और बाकी 20 लीटर जो मिश्रण है वो पूरे के पूरा 20 लीटर मिश्रण में 2 लीटर पानी है, ठीक है सर। चलिए, 18 लीटर स्प्लिट है, लेकिन स्प्लिट की हमको निकालना ही नहीं है, स्प्लिट की हमसे संख्या ही नहीं पूछी है, मिश्रण में कितना हो जाएगा ये पूछा है, ठीक है। तो मान लीजिए हम x लीटर इसमें पानी मिलाते हैं, तो पूरे मिश्रण में भी तो x लीटर पानी मिलेगा, तो इसमें मिश्रण में भी हमने x लीटर पानी मिला दिया। अब कह रहा है कि पूरे मिश्रण का 25% जो है वो पानी हो जाए, तो पूरा मिश्रण 100 है, इसका 25% हमको पानी करना है। आ गया समझ में? अब यहाँ पर सॉल्व कर लो, अब बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर जाएंगे। 25 का एक बार काटेंगे, 25 चौके 100 यानी 1/4 आ गया। अब कैंची का गुणा करो, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 4 का गुणा x से करेंगे 4x आ जाएगा, इधर गुणा करेंगे 1 का गुणा 20 से करेंगे 20 और 1 में x का गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। अब x एक तरफ कर लो और संख्या एक तरफ कर लो, तो 4x ये है, ये वाला x इधर आएगा तो -x हो जाएगा और 20 ये है, ये वाला 8 इधर जाएगा, 20 में से 8 जाएगा 12 बचेगा, यानी कि 3x बराबर 12 निकल करके आ गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 में 3 का डिवाइड देंगे 4 आ जाएगा, यानी कि इसमें 4 लीटर अगर आप पानी मिलाएंगे तो ये जो मिश्रण है उसमें 1/4 पानी आ जाएगा, यानी कि 25% पानी इस मिश्रण में हो जाएगा। हमने स्प्लिट को क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमसे मिश्रण में पूछा गया था कि टोटल मिश्रण में कितना पानी हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए हमने स्प्लिट की बात ही नहीं की, मिक्सचर पर ही हम खेल गए। आ गया समझ में? फिर से समझाएं क्या? फिर से समझाएं। अब इसको आप पॉज कर लेना, दोबारा से देख लेना, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन भी दे रखा है। चलिए, 17 नंबर, अब यहाँ से आपकी DI चालू हो रही है, बड़े प्यार से बड़े ध्यान से समझना है। DI जितनी भी आएगी वो आपको देखने में खतरनाक लगेगी लेकिन रहेगी बहुत सरल, ठीक है, तो घबराना नहीं है, पूरा सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं। देखो, इसमें आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें बताया गया है कि बिस्किट की बात की गई है, यानी कि इतना खर्चा आता है, जो लाल लाल दिखा रहा है ना, ये बिस्किट के खर्चे की बात की गई है कि बिस्किट बनाने में इतना खर्चा आता है। और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर मतलब कि बैगनी कलर का दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है कि कितने बिस्किट बनते हैं, ठीक है। इस पर आपसे पूछा जा रहा है कि, अब पूछ क्या रहा है, आप ये समझ लेना, कितने बनते हैं उसको हमने बैगनी कलर में दिखाया है और कितना खर्चा आ रहा है वो हमने लाल कलर से दिखाया है। चलिए सॉल्व कर लीजिए। अब ये कह रहे हैं 1983 में बनाए गए बिस्कुट की कीमत 1986 में बनाए गए बिस्कुट की कीमत का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर कीमत की बात की जा रही है, कीमत को लाल कलर से दिखाया अभी आपको हमने बता रखा है, तो चलिए देख लेते हैं। 1983 में कितने बिस्कुट की कीमत है? 1983 ये रहा, बिस्कुट की कीमत है 150, तो ये जो 150 है वो 1986 में बिस्कुट की कीमत 1986 ये रहा, बिस्कुट की कीमत ये रही, तो 150 जो है वो 400 का कितना प्रतिशत है, यही आपसे पूछा है ना। सिंपल सवाल, देखने में खतरनाक है, सिंपल। काट लो, 0 से 0, 0 से 0 गया, 150 में जब 4 का भाग देंगे तो 37.5 निकल करके आ जाएगा, यानी 37.5% अपना ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो क्या कह रहे हैं, 1983 में बनाए गए बिस्कुटों की कीमत की बात की गई है और कीमत को हमने रेड कलर से दिखाया है, ठीक है, तो रेड कलर लेंगे अपन। देखो, 1983 में ये रहा, 1983 रेड कलर ये रहा, तो 150 लिख लिया हमने। 1986 में बनाए गए बिस्कुटों की कीमत का कितना परसेंट है, तो 1986 में कितने बिस्कुट बनाए? 400, तो यही पूछ रहा है कि 400 जो है ना वो 150 का कितना परसेंट है। 0 से 0 काटा, 400 का 150, 4 का 150 में भाग दोगे तो 37.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सॉल्व करके बता दिया है। 18 नंबर देखिए, अब इसका पीडीएफ मत मांगना, पीडीएफ मांगोगे तो बहुत लंबी पीडीएफ है, क्योंकि हमने अब चित्र भी ऐड कर रखे हैं, बार बार ऊपर नीचे चित्र करते थे तो वो कंफ्यूज हो जाते थे अपन, ठीक है। ऐसा ही अपन उसमें भी करेंगे, ब्रह्मास्त्र में भी। देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, 100 मतलब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है, किस वर्ष की कीमत 11 से पूर्णतः विभाजित है, यानी इसमें से एक ऐसी संख्या देखनी है जो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी और कीमत की बात की गई है। कीमत का मतलब है क्या, लाल कलर से दिखाई गया है, कीमत को लाल कलर से दिखाया, देखो लिखा हुआ है। क्वांटिटी यानी संख्या को हमने बैगनी कलर से दिखाया है और कीमत को लाल कलर से दिखाया है। तो चलिए देख लेते हैं, लाल कलर में ऐसी कौन सी वर्ष में संख्या दिखाई दे रही है जो 11 से पूरी तरह कट रही है। 150 नहीं कटती, 150 नहीं कटती, 400 नहीं कटती, 500 नहीं कटती, 330 जो है वो 11 से पूरी तरह से कट जाती है। तो इसमें आपसे विभाज्यता का नियम भी पूछ सकते हैं, प्लस माइनस पूछ सकते हैं, अनुपात पूछ सकते हैं, परसेंटेज पूछ सकते हैं, सब पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपसे विभाज्यता पूछी है तो ये कौन से साल में है, 1985 में है सर, तो सही आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए 1985 ही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, देखो
1987 में उत्पादित बिस्कुटों के टीनों की संख्या। अब यहाँ पर संख्या पर आ गया, ठीक है, अब कीमत पे नहीं आ रहा है। जैसे ही संख्या पर आएगा अपन तुरंत बैगनी की ओर चल देंगे। 1987 में बैगनी कहाँ पर है, ये रहा 1987, ये रहा बैगनी सर 200, ठीक है, देखो 1987 200 दिखा रहा है, ठीक है। और 1983 में उत्पादित बिस्कुटों के टीनों की संख्या के बीच अनुपात क्या है। अनुपात आपसे पूछ रहा है किसका, 1987 का और 1983 का। 1987 में 200 है, 1983 में 100 है, तो 200 अनुपात 100 पूछा है, यानी 0 से 0 कटेगा, 2 अनुपात 1 अपना सही आंसर आ जाएगा। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में 2 अनुपात 1 दिया गया, यही अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कितने नंबर आपके आए। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में आपसे एवरेज पूछ रखा है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। 1983, 1984, 86 और 87 के खर्चे का औसत मान बताइए, यानी कि पहले इन सब को जोड़िए, फिर वो कितनी संख्या हो रही उसका डिवाइड दे करके औसत मान निकालिए। औसत सबको पता है ना, एवरेज क्या होता है आप सबको पता है, कुल आंकड़ों की संख्या का डिवाइड देते हैं कुल आंकड़ों के योग में। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा बोला है इन्होंने कहा 1983, तो 1983 में क्या बोल रहे हैं, खर्चा ना, तो 1983 में खर्चा कितना है, 150 है, ठीक है। उसके बाद 1984 में कितना है सर, 150 है। उसके बाद 1986, 85 छोड़ दिया, 1986 में कितना है, 400 है, ठीक है। उसके बाद 1987 कितना है, 500 है। इन सब को जोड़ लो, इन सबको जोड़ोगे तो 150, 150, 300, 300, 400, 700, 700, 500, 1200, यानी कि टोटल 1200 आ गए। और संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 का डिवाइड दे दीजिए, 300 निकल करके आ जाएगा अपना एवरेज जो है, औसत अपनी कितनी आ जाएगी, 300 औसत आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर दिया गया है। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बताइए कितने नंबर आपके आए हैं 20 में से, इन 20 में से कितने प्रश्न आपके सही निकले हैं, बताइए 20 में से 20 वाला कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। उसके बाद में 20 में से 19 वाला कौन है, 20 में से 18 वाला कौन है, 20 में से 15 वाला कौन है। आप कहो सर कट ऑफ बता दीजिए, कितना कट ऑफ, कितने अगर हमने क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो हम यहाँ पर पास माने जाएंगे, हमारी अच्छी तैयारी है। तो ये जो आपकी टेस्ट थी ये मॉडरेट लेवल की थी, यानी कि इसमें सिंपल प्रश्न भी थे, कठिन प्रश्न भी थे और मीडियम प्रश्न भी थे। तो मॉडरेट टू हार्ड थी, सिंपल प्रश्न कम थे, मॉडरेट प्रश्न ज़्यादा थे। तो इसमें अगर आपके 11 प्रश्न सही हो रहे हैं 20 में से, तो आप अच्छे स्तर पर हैं, आपकी तैयारी अच्छी खासी है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, ये हमने जो टेस्ट ली है, ये आपकी मॉडरेट लेवल की थी। तो ये T20 सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। कल आपका ब्रह्मास्त्र आने वाला है और वही टाइमिंग 12 से 2 बजे के बीच में हम ब्रह्मास्त्र को डाल देंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम क्लास की टाइमिंग बता देते हैं। जैसे अभी हमने मैथ वाली T20 की बता रखी थी कि भाई 7:30 से 8 बजे के बीच में T20 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको अपलोड कर देंगे, ऐसे ही हम डेली टाइम आपको बता दिया करेंगे कितने बजे आपकी वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।